फर्ज कीजिए आप किसी विदेश में यात्रा के लिए गए हैं। आप जैसे ही वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपने एक टैक्सी बुक की, लेकिन उस टैक्सी वाले को देने के लिए उस देश की करेंसी में आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपने अपना यूपीआई निकाला और आप पेमेंट करने लगे, लेकिन वहां पर वह सुविधा भी आपको उपलब्ध नहीं हुई। तब आप क्या करेंगे? इसी समस्या से निजात पाने के लिए बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें हालिया में यह कदम उठाया है यूरोप ने। यानी यूरोप ने अपने कई देशों में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके जरिए अब भारतीय जो वहां पर आगंतुक के रूप में जाते हैं, यानी वे पर्यटक हों चाहे वहां पर प्रवासी भारतीय हों, अब यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय यूपीआई और यूरोप के साथ साथ अन्य देशों में यूपीआई भुगतान को कैसे सहज बनाया जाए, कैसे आसान बनाया जाए, इसी पर आधारित है। आज का हमारा विषय है विदेश में भारतीय अब यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे भुगतान। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज चर्चा के बिंदु कौन कौन से होंगे या किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर क्या है, खबर किससे ली गई है। फिर हम देखेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। फिर समझेंगे यूपीआई क्या है। दरअसल क्योंकि पूरी जो बहस है वह यूपीआई पर ही है, यूपीआई के जरिए जो भुगतान प्रणाली है उस पर ही आधारित है, इसलिए जरूरी हो जाता है यह जानना कि यूपीआई क्या है। फिर समझेंगे कि यूरोप में यूपीआई का उपयोग कैसे किया जाएगा, कौन से यूरोपीय देश हैं जो ऐसी अनुमति देने वाले हैं। इसके साथ जानेंगे कि और कौन कौन से देश हैं जहां पर यूपीआई को लेकर कौन कौन सी स्थितियां हैं, और यूरोप में जैसे ही यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा या रुपे कार्ड की जो सुविधा वहां पर शुरू होने वाली है उसके क्या क्या लाभ आपके सामने निकलकर सामने आएंगे। इसके बाद इस पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले हम खबर को देखते हैं। तो यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आज प्रकाशित हुई थी। खबर है इंडियन ट्रेवलर्स टू यूरोप कैन नाउ मेक पेमेंट्स विया यूपीआई, हियर्स हाउ। दरअसल अब इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो किसी दूसरे देश में अब यात्रा के लिए जाएंगे, या भारतीय प्रवासी जो किसी दूसरे देश में वहां पर रह रहे हैं, अब अपने भारतीय बैंक का इस्तेमाल करते हुए यूपीआई, एक एक्टिव यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर पाएंगे। यानी दूसरे देश में भी अब यूपीआई की सुविधा अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पर हम जानेंगे कि यह सुविधा कैसे शुरू होगी और कैसे वहां पर पेमेंट कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा का बिंदु देखते हैं, यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। तो एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने यूरोप की एक संस्था है जो कि डिजिटल भुगतान करने की वहां पर अनुमति देती है, उसका नाम है वर्ल्ड लाइन, इसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते ज्ञापन के साथ ही यह सुविधा वहां पर मिल जाएगी कि अब भारतीय जो यहाँ से यूरोप जाएंगे या वहां पर जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं वे अब यूपीआई के जरिए यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए अब वहां पर भुगतान कर पाएंगे। जल्दी ही वहां पर भुगतान की सुविधा उनको भी वहां मिलने लगेगी। इसमें भारतीय बैंक खाते वाले वे धारक भी शामिल हैं जिनकी एक्टिव यूपीआई यहाँ पर है। यहाँ पर बात की जा रही है कि यह सुविधा है वह कुछ सीमित यूरोपीय देशों में ही लागू की जाएगी। तो आज का सेशन जो होगा हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं यूरोप के जो भारतीयों को यह सुविधा प्रदान करने वाले हैं। ये हमने जाना चर्चा में क्यों था, क्या कारण था। अब जानेंगे कि आखिर यूपीआई है क्या। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दरअसल क्या है। तो यह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यानी तुरंत तत्काल उसी क्षण आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं, यह सुविधा प्रदान करता है यूपीआई। तो यूपीआई एक सिस्टम है, दरअसल पेमेंट करने का एक सिस्टम है जो आपको तुरंत आसानी से सुलभ कैशलेस यहाँ पर पेमेंट करने की या भुगतान करने की यहाँ पर आपको सुलभता देता है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि कैशलेस भुगतान को तीव्र आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा को उन्नत करने वाला सिस्टम ही क्या कहलाता है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह वह सुविधा है जो आपको कैशलेस धन हस्तांतरण की सुविधा देता है, जिसमें आप आसानी से सुलभ तरीके से 24 घंटे अपने धन का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्ति से व्यक्ति को, व्यक्ति से व्यापारी को यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी ही कहा जाता है यूपीआई। यदि यूपीआई में देखें कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन शामिल है, तो दरअसल यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा एवं कई बैंकिंग सुविधाओं की निर्बाध फंडिंग, रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करता है। यह है यूपीआई प्रणाली।
जो आपको विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करता है और बहुत सारी बैंकिंग सुविधाओं को आप ऑनलाइन भुगतान के जरिए इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमने बात की यूपीआई के बारे में। इसके संबंधित और डेटा हम देखें तो अभी हाल ही में सितंबर 2022 में एक डेटा सामने आया है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही दिया है, जिसमें उन्होंने सितंबर 2022 के डेटा में बताया है कि अभी हाल ही में एक महीने में ही ऐसा देखा गया है कि यूपीआई के द्वारा 11.17 ट्रिलियन रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, जिसमें कितने लेन देन शामिल है? 6.8 बिलियन लेन देन या ट्रांजैक्शन इसमें शामिल हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा तीसरी बार देखा गया है जब यह आंकड़ा 6 बिलियन क्रॉस कर गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले नवंबर दिसंबर में यह आंकड़ा और भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो ये किसने बताया आपको? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी सितंबर 2022 का ये डाटा आपको दिया है। इसके बाद यदि बात करें कि यूपीआई के जरिए जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें शीर्ष ऐप कौन कौन से हैं, तो उसमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और भीम ऐप आदि शामिल किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई भारत में? वर्ष 2016 में। ये हमने बात की यूपीआई के बारे में। अब यहाँ पर जानना जरूरी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो दरअसल इसकी शुरुआत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत की गई थी, यानी इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह स्थापित माना जाता है। तो इसे किस एक्ट के जरिए लाया गया था? तो इसे आरबीआई और आईबीए द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया था। तो यहाँ पर एक कौन सी संस्था है? तो दरअसल ये कंपनी अधिनियम 1956 या वर्ष 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संस्था है या एक गैर लाभकारी कंपनी है, जो क्या करती है? तो पूरे देश में यानी पूरे भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो पेमेंट्स होते हैं उसके लिए एक बुनियादी ढांचे को प्रदान करने का काम करती है। कौन? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने बात की यूपीआई के बारे में, एनपीसीआई के बारे में। अब हम देखेंगे कि आखिर यूरोप में यह सुविधा कैसे उपलब्ध हो पाएगी, कैसे वहां पर लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। तो अब भारत की तरफ से जो भी व्यक्ति वहां यात्रा के लिए जाता है, चाहे वह पर्यटक हो या वहां पर जो भी भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय वहां निवास कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जरूरी है कि एक एक्टिव यूपीआई आईडी होना चाहिए। इसके साथ ही भारत में उसका एक बैंक खाता होना चाहिए। तो वहां पर वह कैसे यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा? एक एक्टिव यूपीआई के जरिए और इसके साथ भारत में उसका एक भारतीय बैंक खाता हो, इसके जरिए वह वहां पर इसका उपयोग कर सकता है। इसके साथ वह भारत सरकार का जो ऐप है भीम, उसके जरिए भी वहां पर वह भुगतान कर सकता है। यह सुविधा भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यह सुविधा वहां पर कौन प्रोवाइड करा रहा है, यानी यूरोप में यह सुविधा कौन दे रहा है? तो यूरोप में यह वर्ल्ड लाइन के क्यूआर कोड के आधार पर ही यह सुविधा वहां पर प्रदान की जाएगी। वर्ल्ड लाइन फ्रांस स्थित एक इंटरनेशनल भुगतान के लिए संस्था है जो वहां पर एक क्यूआर कोड प्रदान करेगी और इसी क्यूआर कोड आधारित तंत्र के माध्यम से ही भारतीय अब यूपीआई के माध्यम से यूरोप में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही क्या बात कही जा रही है कि यूरोप में यदि व्यापारियों में ट्रांजैक्शन होता है, यानी ये जो वर्ल्ड लाइन है वहां पर जो क्यूआर कोड तंत्र प्रदान करेगी, यदि वह व्यापारियों के जरिए क्यूआर कोड प्रदान किया जा रहा है तो वह पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होगा, उसका व्यापारियों का जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होगा, वह भारतीयों को यूपीआई के जरिए भुगतान करने की वहां पर सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यापारियों का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या है? विक्री केंद्र कहा जाता है इसे। यानी आप किसी जगह से जो सामान खरीदते हैं या जहां से आप उस वस्तु या सेवा आप लेना चाहते हैं, उसी के लिए पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यापारियों का जो पॉइंट ऑफ सेल होगा वहां पर भारतीय वहां पर जाकर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेगा। और यह कौन प्रदान करेगा? क्यूआर कोड वर्ल्ड लाइन के जरिए जो एक सिस्टम तैयार किया जाएगा उसके जरिए यह सुविधा प्रदान होगी। यूरोप में किए गए यूपीआई भुगतानों का शुल्क लगेगा, यानी आप इस देश के हैं और इस देश में आपका बैंक है, तो आप वहां पर जो भी शुल्क प्रदान करेंगे वे वहां की या उस देश की या स्थानीय करेंसी के रूप में देंगे। वहां पर जो भी उनका करेंसी है उसी पर आप वहां पर पेमेंट करेंगे। तो इस पर बैंक भी आपसे कुछ शुल्क वसूलेगा, क्योंकि वह चेंज कर रहा है, करेंसी को एक्सचेंज कर रहा है। तो मुद्रा हस्तांतरण का शुल्क भी बैंक के द्वारा यहाँ पर लगाया जाएगा और यहाँ पर इसका शुल्क आपको देना होगा।
तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वह रुपया के माध्यम से नहीं करना है, आप जिस देश में कर रहे हैं उस देश की स्थानीय करेंसी जो भी है उसी के जरिए आपको वहां पर पेमेंट करने की भी सुविधा मिल जाएगी। इससे आप देख सकते हैं आपको एक लाभ होगा कि आप जो करेंसी एक्सचेंज वाला ऑप्शन है इससे आप स्विच कर सकते हैं, आप यूपीआई के जरिए वहां पर आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। ये काफी आसान और सुलभ माना जा रहा है क्योंकि इसमें करेंसी एक्सचेंज करने में भी काफी समय चला जाता था। ये हमने बात की कि कैसे उपयोग करेंगे। अब समझेंगे कि दरअसल यूरोपीय देश कौन कौन से हैं जो इसमें अनुमति देने वाले हैं, कौन कौन से यूरोपीय देश यूपीआई को यहाँ पर अपनाने वाले हैं। तो अभी तक यूपीआई की सुविधा के लिए सीमित यूरोपीय देशों ने ही कहा है, यानी अब जो वर्ल्ड लाइन है उसके जो क्यूआर कोड सिस्टम है वह पूरे यूरोप में अभी फैला हुआ नहीं है। तो जैसे ही ये तंत्र आगे विकसित किया जाएगा, जैसे ही वो पूरे यूरोप में फैलेगा तो इसकी सुविधा अन्य देशों तक भी फैल जाएगी। तो अभी जो वर्ल्ड लाइन का क्यूआर सिस्टम है उसी पर आधारित जो भी भुगतान है वो किए जाएंगे यूपीआई के जरिए। तो इसके लिए प्राथमिक तौर पर कौन से बाजार देखे जा रहे हैं, तो इसमें शामिल है, यानी पहला लक्षित बाजार यदि यूपीआई के लिए हम देखें कि कौन सा है तो उसमें है वेनेलक्स। वेनेलक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये देश ही हैं जो अभी हाल ही में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ इसमें स्विट्जरलैंड को भी शामिल करने की बात की जा रही है कि जैसे ही आगे पेमेंट सिस्टम बढ़ेगा तो जल्दी ही इसमें स्विट्जरलैंड में भी भारतीय इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ये हमने बात की विभिन्न देशों के बारे में। अब हम देखेंगे यूरोप में यूपीआई के लाभ क्या है, यानी जब प्रवासी भारतीय वहां जा रहे हैं तो उनका जो यूपीआई सिस्टम लॉन्च हुआ है, यानी भारत के लोगों के लिए जो वहां पर यूपीआई सिस्टम और रुपे कार्ड की सुविधा जो लॉन्च की जा रही है उससे क्या लाभ निकलकर सामने आएंगे। तो जैसे ही भारतीय पर्यटक वहां जाते हैं तो उनकी खर्च में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी तक क्या है कि आप लिमिटेड खर्च के लिए ही वहां पर पैसे लेके जाते थे, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आप कुछ निश्चित अमाउंट ही अपने साथ लेके जाते थे जिससे आप वहां पर कम खर्च कर पाते थे। तो जैसे ही यूपीआई की सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से व्यक्ति खर्च आसानी से और सुलभता से कर पाता है, तो ऐसे में वहां पर उनकी खर्च में भी वृद्धि देखी जाएगी। एनपीसीआई और वर्ल्ड लाइन ने कहा है कि यूरोप में यूपीआई और रुपे कार्ड के माध्यम से बहुत सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यह जरूरी था। आने वाले समय में जो भारतीय हैं वे यूरोप की यात्रा अधिक करेंगे, ऐसा रुझान देखा गया है कि भारत के जो लोग हैं, ये प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय जो पर्यटक हैं, वे अधिक यूरोप की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वहां पर रुपे कार्ड और यूपीआई की सुविधा उपलब्ध कराना काफी जरूरी हो गया था, ताकि जो भारतीयों की पर्यटक की भीड़ वहां बढ़ेगी उससे वहां पर ग्राहक संबंधित व्यापारी लाभ प्राप्त किया जा सके। मर्चेंट से आप जो चीज खरीदते हैं वहां से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई सुविधा और रुपे कार्ड सुविधा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो अभी हमने बात भी की कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के भुगतान के व्यवहार में ऐसा देखा गया कि जब वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं होती या रुपे कार्ड के जरिए आप वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसे में वहां पर जो लेन देन की सुविधा है वह बाधित होती है। तो इसे कम करने के लिए ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किया जा रहा है, ताकि भारतीय वहां पर जाकर अपने खर्च में वृद्धि कर सकें या अपनी लेन देन की जो भी उनकी चीजें हैं उसे आसानी से ले सकें। इसके साथ ही एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ जो समझौता हुआ है एनपीसीआई का वहां पर जो वर्ल्ड लाइन के साथ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है, जिसमें क्या कहा गया है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा, चूंकि समझौता है तो समझौता के अंतर्गत यह बात सामने आती है कि जैसे ही हम वहां पर यूपीआई सिस्टम लागू कर देंगे तो भारतीय ग्राहकों को यूरोपीय संघ में सुरक्षित रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने का और उसका उपयोग करने में यह प्रणाली उनको सक्षम बनाएगी। तो इसलिए इस चीज की शुरुआत वहां पर की जा रही है। यह साझेदारी कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में अपनी सेवा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि जैसे ही वहां पर यूपीआई सिस्टम, ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी तो यहाँ पर लोग काफी अधिक वहां पर रुझान लेंगे और ऐसे में बाजार से जो सुविधा होगी उनको वह आसान हो जाएगी लेने की। इसके साथ ही यूपीआई संचालित एप्स जो भी होंगे, चाहे वो रुपे कार्ड हैं, जैसे ही उनको यूरोप में स्वीकार किया जाएगा तो यूरोप में स्वीकार करने के साथ ही भारतीयों की जो गतिशीलता है उसमें वृद्धि होगी, ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा माना भी जा रहा है। ये हमने बात की इसके उपयोग के बारे में। अब हम देखेंगे कि अन्य देशों में स्थिति क्या है यूपीआई को लेकर। यदि हम अन्य देशों की बात करें तो दरअसल पिछले साल ही सितंबर में सिंगापुर के एक संस्था है लिक्विड ग्रुप, इसके साथ एक समझौता हुआ था जिसमें भारत के एनपीसीआई शामिल है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और सिंगापुर के लिक्विड ग्रुप के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते ज्ञापन में शामिल था कि उत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों में यूपीआई सिस्टम को लागू किया जाए, यानी भारतीय यूपीआई भुगतान प्रणाली जो है वह एशिया यानी उत्तर और दक्षिण के एशिया क्षेत्रों में इनके 10 देशों को इसमें शामिल किया गया था कि इनके बीच यह यूपीआई प्रणाली या भुगतान प्रणाली लागू किया जाए। यदि देखें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो इसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश शामिल हैं।
इसके साथ ही यदि अन्य देशों की बात करें हम, तो इस वर्ष मार्च में नेपाल ने यूपीआई भुगतान को अपनाने की बात कही है, जिसमें नेपाल की एक संस्था है मनन इन्फोटेक। तो मनन इन्फोटेक ने भारत के गेटवे पेमेंट के साथ या एनपीआई के साथ, एनपीसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें उसने कहा था कि व्यक्ति से व्यक्ति के लिए यानी P2P, पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू मर्चेंट यानी व्यक्ति से व्यापारी के बीच ये जो ट्रांजैक्शन है उनको सुलभ बनाया जाए, आसान बनाया जाए, और इसमें यूपीआई भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही सीमा पार डिजिटल भुगतान की पेशकश की भी इस समझौते के अंतर्गत की गई, ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान ये जो यूपीआई सिस्टम के जरिए भुगतान है इसे आसान कर सकें। ये हमने बात की नेपाल के बारे में। अब हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए यूपीआई के द्वारा भुगतान करने की सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी है, जिसके लिए भारत की तरफ से एनपीसीआई ने और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से मशरेक बैंक के नियोपे ने यहाँ पर समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किया और भारतीयों के लिए वहां पर यूपीआई सुविधा शुरू करने की बात कही। ये थी संयुक्त अरब अमीरात की बात। यदि अन्य देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने भी भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए यूपीआई सेवाओं का विस्तार किया है, जिसमें भारत की तरफ से एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल संस्था है, ब्रांच है, वह और पे एक्सपर्ट के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो यह थी यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और विभिन्न 10 देशों के बारे में बात, संयुक्त अरब अमीरात के बाद। इसके साथ ही अभी हाल ही में अगस्त में भी ओमान ने यूपीआई भुगतान की प्रणाली को वहां पर स्वीकार करने की बात कही है, ताकि भारतीय वहां पर आसानी से और सुविधाजनक तरीके से यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकें। ये हमने बात की पूरी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय यूपीआई को लेकर क्या रुझान है और कौन कौन से देश इसे अपनाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं पूरे सेशन पर आधारित आज का सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली यूपीआई लागू नहीं है? आपके ऑप्शन है ओमान, नेपाल, यूएई, पाकिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आज इतना ही। मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दृष्टि आईएएस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।